स्टूडेंट्स, आज अपना राजस्थान के भूगोल के अंदर क्या है, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर कौन सा चल रहा है आपका? सेकंड पेपर। ओके, देखो अपना इतना टॉपिक है, वनस्पति का टॉपिक है, वन संसाधनों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज अपना नया टॉपिक है मृदा संसाधन। ठीक है, मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या है? देखो सबसे पहले तो क्या है, कोई भी अगर टॉपिक अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी एक शब्द उठाते हैं तो उसका अर्थ, उसका बेसिक नॉलेज है वो अपन को ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मृदा और संसाधन दोनों क्या है, अलग अलग शब्द है। ठीक है, मृदा क्या है और संसाधन क्या है, पहले तो इसका अर्थ जानेंगे। मृदा क्या है, दूसरा शब्द है संसाधन। संसाधन दोनों क्या है आपके अलग अलग शब्द है। ठीक है, मृदा क्या है, संसाधन क्या है। देखो मृदा के लिए कहा जाता है, मृदा जो है जिसके ऊपर क्या है, भूमि की जो ऊपरी परत है, जिसके ऊपर पेड़ पौधे होते हैं, मनुष्य है वो रहता है, या मनुष्य अपनी दैनिक कार्य है वो करता है, और मनुष्य साथ में रहते हुए पशु पक्षियों को भी पालता है, अपने उद्योग धंधे भी इसी के ऊपर निर्भर करता है, मृदा के ऊपर। कि मृदा के ऊपर रह के ही मानव क्या है, हर कार्य है वो संभव कर सकता है। जैसे बात की जाए पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या होती है, जो मृदा के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, होती है हल्की फुल्की। जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या होती है, मृदा आके रुक जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र का जो बेस होता है, जैसे मान लो इस तरीके से कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होती है, अगर मान लो यहाँ से कोई पर्वतीय क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से कोई नदी निकल रही है, तो यहाँ पे अगर कोई मिट्टी के कण होंगे तो भी वो क्या हो जाते हैं, नदी के साथ में बहकर क्या आ जाते हैं, नीचे आकर इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर भी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर भी क्या है, आपकी मृदा मिलती है। लेकिन एक क्या है, मैदानी क्षेत्र के अंदर आपका, जहाँ पे मानव का बसाव पाया जाता है, जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं, जहाँ पे जीव जंतु अधिक रहते हैं, मानव अधिक अपना बसाव है वो अधिक करता है, तो वो आपका जो एक समतल मैदान होता है, वहां पे क्या है, मिट्टी की जो परतें होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग रूपों में आकर जमा होती रहती हैं। किससे होंगी, वो कारक क्या होंगे, जैसे नदी के द्वारा, नदी में जैसे पानी है, हवा के द्वारा, लहरों के द्वारा, ठीक है, और आपका जो हिमानी के द्वारा, तो इनसे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी एक नदी है वो निकली, इस तरीके से नदी आई, और उस नदी मैदानी क्षेत्र में जब आती है, तो मैदानी क्षेत्र में इसका बहाव क्या हो जाता है, थोड़ा धीरे हो जाता है। क्योंकि एक तो देखो पर्वतीय क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो ढाल होता है वो बहुत तीव्र होता है, जिसके कारण पानी होता है वो ऊंचाई से जब नीचे गिरता है तो उसकी तीव्रता होती है गिरने की, वो बहुत ज्यादा होती है। तो जहां से गिरेगा वहां पे तो क्या है, गड्ढा करता जाता है, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे गिरता है, जो आपका झरना कहलाता है, जो ऊपर से पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, जिन्हें जल प्रपात कहा जाता है। आपका जो भौतिक भूगोल है उसके अंदर पढ़ेंगे ये चीजें क्या होती है, जल प्रपात। ऊपर से जब नीचे पानी गिरता है तो गिरने को क्या कहा जाता है, झरना या प्रपात कहा जाता है। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, ढलान जो होता है उसके अंदर क्या होती है, तीव्रता होती है, तीव्र ढाल वाले होते हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों का क्या होता है, कटाव होता रहता है, कटाव और जमाव, यानी इन क्षेत्रों का क्या होता रहता है, धीरे धीरे कटाव होगा। यहाँ से गिरेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, धीरे धीरे बहुत बड़ा होता चले जाएगा, पहले छोटा था फिर धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र होता है
वहां पे क्या होता है, जो नदियां जो बहती हैं उनका जो बहाव होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने के कारण नदी का जो पानी होता है उसके अंदर अनेक प्रकार के अवसाद अपन को देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो कहीं से भी नदी निकल रही है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र से, मैं ऐसे नहीं कह रही नदियों पहाड़ों से निकल रही है, मैदानों से निकल रही है, किसी भी क्षेत्र से नदी अगर निकल रही है तो नदी अपने साथ में क्या लेकर चलती है, अनेक प्रकार का अवसाद 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 लेकर चलती है। उसके अंदर बड़े कंकर पत्थर भी होंगे, छोटे भी होंगे, वहां पे जो उसके साथ में आने वाला कचरा है, उसके अंदर आपकी घास फूस है, पशुओं की पक्षियों की हड्डियां हैं, खाद है, सब कुछ क्या है पानी के बहाव के साथ क्या हो जाता है, आगे चलता रहता है, यानी पानी के साथ बहता रहता है। तो जैसे मान लो नॉर्मली मैं आपको समझा रही हूँ कि मृदा के जो विकास है वो कैसे बनता है, मृदा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मृदा, नदी जब बहती है, पानी जब बहता है तो पानी के साथ में क्या होते हैं, कंकर पत्थर, खाद है, पत्ते हैं पेड़ पौधों के, मनुष्य की हड्डियां, जीव जंतुओं की हड्डियां, काफी क्या होते रहते हैं, इस तरीके से क्या है, बहकर क्या आ जाते हैं, एक साथ में आते रहते हैं। तो मिट्टी की परत है क्या है, धीरे धीरे जमती रहती है। जैसे मान लो ये नदी आई तो यहाँ पे जमाव हो गया, जो आपका भारत के अंदर विशाल मैदान जो बोला जाता है, उत्तर का विशाल मैदान, उसके अंदर क्या है, नदियों के कारण क्या है, मिट्टी की नई नई परत है वो जमती रहती है, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर क्या है, नदियां हैं वो बहुत ज्यादा निकलती हैं, बहुत ज्यादा बहती है, जिसके कारण मृदा की जो नई परत है वो लगातार जमती रहती है, जिसके कारण लगातार अगर जमेगी तो उस मृदा के अंदर खनिज पदार्थों की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो उत्तर के विशाल मैदान के अंदर जो कृषि कार्य किया जाता है सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में किया जाता है। क्यों किया जाता है, एक तो वहां पे क्या है, पानी है, दूसरा वहां पे मृदा है, वो भी क्या होती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मृदा, कांप मृदा जिसे कहा जाता है, कांप मृदा जिसे कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, जितने भी मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं, ह्यूमन्स की मात्रा है, जीवांश की मात्रा है, वो क्या है, लगातार उसके अंदर आती रहती है, परत टू परत जमती रहती है, तो वहाँ क्या है, नई नई मृदा का निर्माण होता रहता है। इस तरीके से क्या है, वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो उपजाऊपन की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या रहता है, उपजाऊ है। देखो अपने टॉपिक पे आते हैं, तो ये क्या है आपका, इस तरीके से परत जमती रहती है धीरे धीरे, चाहे वो हवा के कारण भी क्या होता है, आपका अपर्दन अपक्षय होता है, कि जैसे ही मान लो कोई भी, जैसे अपने राजस्थान के अंदर लू देख लो या भभूला देख लो, जैसे तेज हवा जो चक्रवात चलता है आपका, तो उसके अंदर क्या होती है, आपकी जो हवा के कारण मृदा होती है वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इस तरीके से मृदा है वो क्या है, मैदानी क्षेत्र के अंदर लगभग क्या हो जाती है, जमा होती चली जाती है। तो इस तरीके से मैदानी क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, आपका मृदा का जो उपजाऊपन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, मृदा का निर्माण है वो धीरे धीरे अलग अलग परतों के जमने के कारण क्या है, मृदा का निर्माण है वो माना गया है। अब सबसे पहले क्या है, इसका मृदा की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले हुई कैसे, सबसे पहले ये समझ लो कि मृदा की जो उत्पत्ति है, मृदा क्या है, तो मृदा के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले देखो डिटेल, तो मृदा का निर्माण है वो चट्टानों से माना गया है। मृदा क्या है, मृदा सेल या चट्टानों के चूर्ण से व पेड़ पौधों की पत्तियों से ह्यूमन्स की मात्रा या जीवांश
देखो, मृदा का निर्माण है वो सबसे पहले किससे माना गया है? चट्टानों के चूर्ण से माना गया है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो किससे बनी है? अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, तो बीच वाला जो हिस्सा है ये जो आपका सियाल नहीं, क्रस्ट समझो इसको, क्रस्ट, ये आपका मेंटल और नीचे कोर, ये तीन स्थिति है वो देखने को मिलती है। मृदा का क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? लिक्विड पदार्थ पाया जाता है। कौन सी परत में? मेंटल में। जब ये लिक्विड पदार्थ के अंदर संवहन धाराएं जब उठती हैं तो उठने के कारण क्या हो जाती है? ये कभी कभार क्या होती है? पृथ्वी के आंतरिक पटल को तोड़ती हुई, यानी इस परत के अंदर क्या है? थोड़ा सा एक छेद कर लेती है। संवहन धाराएं जब उठती हैं लिक्विड पदार्थ में, किधर भी आपकी क्या है? संवहन धाराएं हैं, लिक्विड पदार्थ है तो लिक्विड पदार्थ किधर भी आपका क्या है? घूम सकता है। तो इस तरीके से क्या है? ये लिक्विड पदार्थ क्या हो जाता है? संवहन धाराओं के कारण पृथ्वी की परत को तोड़कर क्या है? ऊपर निकल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। जब ये ज्वालामुखी क्या होता है? फटता है तो इसके अंदर क्या निकलता है? लावा। और इस लावे से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। जब ये आग्नेय चट्टान बन जाती है, आग्नेय चट्टान बन गई। अब ये जो लावा था, ये लावा था, ज्वालामुखी से लावा निकला। लावा जब निकला था, क्योंकि ये क्या है? आपका लिक्विड पदार्थ में है और ये आपकी ऊपरी परत है जिसके ऊपर अपन रह रहे हैं, ये ठोस है, ये आधी आपकी लावा है और आधी क्या है? ठोस है। और नीचे वाली भी आपकी ठोस है, कोर जो परत है ठोस है। अब क्या है? जब ये क्या हो गई, धीरे धीरे ये जब लावा है धरती के ऊपर आ जाता है, तो ऐसे तो है नहीं कि ये हमेशा क्या है? लिक्विड रूप में ही रहेगा। धीरे धीरे, मतलब बहुत टाइम लगा, ऐसे नहीं 4-5 साल के अंदर ही मृदा का निर्माण हो गया। बहुत टाइम लगा इस लावे को ठंडा होने में। जब ये भाप बना तो क्या, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो भौतिक भूगोल में समझाऊंगी। जब ये क्या है? ठंडी हुई तो गर्म थी तो भाप बना, भाप बनने के कारण बादलों का निर्माण हुआ, बादलों से क्या है? फिर आपकी बरसात के रूप में इस लावा है वो धीरे धीरे ठंडा होने लग गया। जब ये क्या हुआ? ठंडा हुआ तो क्या है? ये ठंडा होने के कारण एक चट्टान का रूप ले लिया। इस तरीके से एक चट्टान बन गई। ठीक है, जब ये चट्टान बन गई तो इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आने के बाद में इसके ऊपर क्या है? सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उनका प्रभाव इन चट्टानों के ऊपर पड़ने लगा। मतलब सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त हुआ उससे क्या हुआ? ये फिर से क्या होने लग गई? धीरे धीरे फैलने और सिकुड़ने की क्रिया। यानी कि दोपहर के समय तो क्या होने लग गई? ये फैलने लग गई। और रात्रि का समय होता है राजस्थान का, तो वो क्या होती है? ये राजस्थान की प्रक्रिया नहीं बता रही हूँ मैं, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया बता रही हूँ कि मिट्टी है वो बनी कैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? मिट्टी का निर्माण के रूप में अगर पढ़ते हैं तो मिट्टी का क्या हुआ? चट्टान हो गई, वो टूट गई। ठीक है, फैलने सिकुड़ने के कारण क्या होगी? एक बार फैलती है, दूसरी बार क्या होती है? सिकुड़ती है। तो फैलने सिकुड़ने के कारण क्या हो गई? एक दिन वो टूटकर बिखर गई। जब वो बिखरी तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या हो गया? चूर्ण जो है वो पृथ्वी के ऊपर गिरा, टुकड़ों के रूप में, बड़े बड़े छोटे छोटे चूर्ण, और वो चूर्ण आपका क्या बना? मृदा। समझ में आया मृदा क्या होती है? तो इस तरीके से मृदा का निर्माण हुआ। ऐसे नहीं है कि एकदम से मृदा का निर्माण हो गया, बहुत साल इसको लगी है मृदा के निर्माण होने में। और मृदा किसे कहते हैं? कि आपका जो पृथ्वी की ऊपरी परत, जिस पर पेड़ पौधे, मानव का बसाव है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे मृदा का नाम दिया
जाता है। ठीक है, उसे क्या है, मृदा कहा जाता है। और बनती किससे है, जो आपकी चट्टानें होती हैं उनके टूटने से, और जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो सड़ गल जाती हैं उनके कारण, और बहुत सारे ऐसे पृथ्वी के ऊपर क्या होते हैं, जीव जंतु के जो अंश पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपकी क्रिया कर कर किसका निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। तो मृदा समझ में आ गई होगी। उसके बाद में है संसाधन। अब सबसे पहले क्या है, मृदा क्या थी, मृदा के बारे में अपन ने जान लिया कि मृदा क्या है। ठीक है, इसे तो क्या कहते हैं अपन, मृदा कहते हैं। उसके बाद में है आपका संसाधन, और दोनों का मिला के अर्थ है वो बताऊंगी। अब सबसे पहले क्या है आपका संसाधन लगा है कि मृदा संसाधन अपना टॉपिक है। संसाधन है वो कहते किसे हैं संसाधन के लिए कहा जाता है कि वो वस्तु जो मानव की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो क्या है, सारे संसाधन है। वे पदार्थ जो मानव की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। मृदा को अपन क्या है, मूलभूत आवश्यकता के रूप में मानते हैं। देखो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, जैसे तो नॉर्मली मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तीनों ही चीज किसके ऊपर निर्भर करती है, मृदा पे। कैसे, रोटी है, जो अनाज है उसका उत्पादन कहाँ होता है, मृदा के ऊपर ही होता है। जो अनाज अपन उत्पादित करते हैं कहाँ पे उत्पादित करेंगे, मृदा के ऊपर ही तो, या भूमि के गर्भ में जाके करेंगे, मृदा के ऊपर ही करेंगे। तो मृदा की जो ऊपरी परत होती है वो ही क्या है, आपकी मृदा है। तो आपकी मूलभूत आवश्यकता हो गई। कपड़ा है, कपड़े के अंदर आपका कोई भी कपड़ा ले लो, जैसे सूती वस्त्र उद्योग ले लो, उद्योग, इसको कहाँ पे लगाएंगे, जमीन के ऊपर ही तो लगाते हैं, धरातल के ऊपर ही तो लगाते हैं। तो धरातल की ऊपरी परत क्या हो गई, आपकी मृदा होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपकी मूलभूत आवश्यकता। मकान है, अपन जितने भी मकान बनाते हैं, भवन का निर्माण करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं, धरातल पे ही तो करते हैं, धरातल के ऊपर ही करते हैं। धरातल कोई पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, कोई धरातल के आपका जो पहाड़ी क्षेत्र के नीचे वाला हिस्सा है वहां भी रहते हैं, कोई क्या मैदानी भाग पे भी रहता है, कोई रेगिस्तान में भी रहता है, कोई आपके प्रायद्वीपीय पठार में भी रहता है। तो इस तरीके से क्या है, ये सारे क्या है, मृदा के अंदर ही सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे मृदा के रूप में, ऐसे ही आपकी मूलभूत आवश्यकता, जैसे जल भी क्या है, आपका संसाधन है। ठीक है, क्योंकि जल के बिना क्या है, जीवन संभव नहीं है। ये एक आपका वाक्य भी है कि जल के बिना जीवन है वो संभव नहीं है। वायु है, वो भी आपका संसाधन है। आपकी मृदा है, वो भी संसाधन है। वनस्पति है, वो भी संसाधन है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं। इनको क्या कहा जाता है, संसाधन के लिए कहा जाता है कि वे तत्व जो मानव की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। और उन्हीं संसाधनों में से एक आपका क्या है, मृदा संसाधन। समझ में आ गया होगा इन दोनों का अर्थ। अब अपन क्या है, टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मृदा का अर्थ बता दिया मैंने। मृदा क्या है, आपकी भूपृष्ठ की क्या है, ऊपरी परत है, जो क्या है, पेड़ पौधों को उगाने और बढ़ाने के लिए क्या है, जीवांश की मात्रा, जो आपके खनिज पदार्थ होते हैं वो भी क्या है, किस में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं।
मृदा के लिए एक क्या है आपका प्राचीन कहावत भी है कि जिसके अंदर क्या है, समूचे संसार की मृदा, आपकी संसार ही मृदा का मिट्टी का संसार है। देखो जो आपका पूरा संसार है, पूरी मतलब ब्रह्मांड के ऊपर क्या है, पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या है, मानव है, वो रहता है। तो प्राचीन कहावत में कहा जाता है कि मानव क्या है, मनुष्य मिट्टी पर जन्म लेता है और उसका पालन पोषण मृदा के ऊपर ही होता है आगे, और अंत में मृदा में या मिट्टी में ही उसका अंत हो जाता है। देखो कहावत समझ लो या एक रियल फैक्ट समझ लो, ये एक सत्य है कि मनुष्य क्या है, धरती के ऊपर जन्म लेता है और उसी के ऊपर रह के अपना पालन पोषण करता है। शुरू से जब जन्म लेता है, आपकी शैशव अवस्था से लेकर जब तक वो जिंदा रहता है तब तक क्या है, मृदा के ऊपर, भूमि के ऊपर ही रहता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी वो किसमें विलीन होता है, मृदा के अंदर ही विलीन होता है। तो मृदा के लिए मानव के लिए कहा जाता है कि मृदा है वो मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब क्या है, इस जटिल प्रक्रिया के अंदर क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व, यानी कि जब ये मृदा जब बनती है तो उसके ऊपर क्या है, चट्टान है, तापमान है, जैविक क्रियाएं हैं, वनस्पति है, वायु है, जल है, सारे क्या है अपना अपना हिस्सा इसके अंदर रखते हैं। ये बात तो मानते हो कि मृदा का निर्माण सिर्फ एक पदार्थ से नहीं हुआ है। जैसे मृदा के लिए मैंने कहा कि जो आपकी चट्टान है उसके द्वारा मृदा का निर्माण हुआ है, तो वो चीज नहीं है। आपके इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, तापमान, चट्टान, जीवांश, खनिज पदार्थ, जीव जंतु का अंश, ये सारे क्या हैं, अपना हिस्सा इसके अंदर रखते हैं। किसमें, मृदा में। ठीक है, इनके द्वारा क्या है, मृदा है वो प्रभावित होती है। आपका जो इसी के साथ धरातलीय स्वरूप, जलवायु आदि कारक क्या है, मृदा के निर्माण होने में क्या है, अपना योगदान देते हैं। इसी के साथ कहा जाता है कि मानव की जो समृद्धि है और मानव का जो कृषि कार्य है वो भी किसके ऊपर निर्भर करता है, मृदा के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि राजस्थान को क्या कहा जाता है, एक कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। देखो राजस्थान एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसके 60% भाग क्या है आपका, शुष्क क्षेत्र में आता है। यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान की अगर बात करते हैं पूरे
आपके जो क्षेत्रफल है उसकी बात करते हैं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है राजस्थान। उसमें से 60% भाग क्या है आपका शुष्क है। और ये क्या है आपका राजस्थान के लिए कहा जाता है कि राजस्थान आपका क्या है कृषि प्रधान क्षेत्र के अंदर आता है। इसका क्या है 60% भाग है वो तो क्या है आपका शुष्क क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किया जाता है, शुष्क भूभाग के अंदर आता है। और इस भूभाग के ऊपर क्या है आपकी जो जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है 40%। शुष्क क्षेत्र होने के बाद में भी यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। और इस क्षेत्र के अंदर 40% क्षेत्र में कितने जिले आते हैं 11 जिले इस क्षेत्र में, इस 11 जिले इस क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। ठीक है 11 जिला इस क्षेत्र के अंदर शामिल किए गए हैं, यानी कि राजस्थान का जो आपका क्षेत्रफल है उसका 61% भाग तो क्या है शुष्क है। और शुष्क होने के बावजूद भी यहाँ पे कितनी जनसंख्या मिलती है 40% जनसंख्या निवास करती है। तो पूरे जो जिले हैं वो कितने हैं 33 हैं। 33 में से आपके 11 जिले शुष्क क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इसी क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में क्या है आपकी बलुई मिट्टी है वो ज्यादा मिलती है। और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या है विषम प्रकार की या विभिन्न प्रकार की मृदा है वो देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है क्योंकि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या है आपका अरावली का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वहां पे तो क्या है नदी का बहाव पाया जाता है। नदी है जैसे आपकी लूनी नदी है उसका हिस्सा उसकी सहायक नदियां हैं वो है जिसके कारण वहां पे अनेक प्रकार की मिट्टी है वो देखने को मिलती है। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या है बलुई या बालू मिट्टी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है मृदा का राजस्थान का जो भाग है वो क्या है 60% भाग के ऊपर तो आपकी कौन सी है आपकी शुष्क क्षेत्र है। और इसके विपरीत अगर देखा जाए जो आपका 60% से आपका कितना बचता है 40, तो आपका अरावली के पूर्वी भागों में नदी का बहाव होने के कारण क्या है कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है अब क्या है कई प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का क्या है अपन अध्ययन करेंगे कि कितने प्रकार की मिट्टी है राजस्थान में पाई जाती है। जैसे आपकी रेतीली मिट्टी, भूरी और रेतीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, कांप मिट्टी और भूरी रेतीली कछारी मिट्टी और लवणीय मिट्टी। मतलब राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में आपके मिट्टियों के प्रकार के बारे में अपन आगे अध्ययन करते हैं कि राजस्थान में 9 प्रकार की मृदा पाई जाती है। 9 प्रकार की मिट्टियों के अंदर आपकी सबसे पहले रेतीली मिट्टी दूसरी आपकी लाल लोमी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी,
लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, आपकी कांपीय मिट्टी, मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, आपकी मध्यम काली मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी। आगे अपनी मिट्टी है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। और लास्ट है आपकी कौन सी? कांपीय मिट्टी, कांपीय मिट्टी। ठीक है, इस तरीके से क्या है, राजस्थान के अंदर क्या है आपकी 9 प्रकार की मृदा है वो मिलती है। और किसके आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है? मिट्टी की उसकी प्रधानता, उपलब्धता, विशेषता और कृषि की उर्वरकता के आधार पर। यानी कि मिट्टी की अगर वर्गीकरण देखा जाए तो क्या है, मिट्टी में उसकी प्रधानता, उपलब्धता, विशेषता, मिट्टी में उपलब्ध कृषिगत विशेषताओं, उपलब्ध मिट्टी के अंदर उपलब्ध कृषिगत विशेषताएं आपकी क्या है? उसकी प्रधानता, उसकी प्रधानता के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया गया। मिट्टी के वर्गीकरण में सबसे पहले अपन कौन सी मिट्टी लेते हैं? रेतीली मिट्टी लेते हैं। रेतीली मिट्टी को क्या है, अलग अलग हिस्सों के अंदर बांटा गया। आपकी कौन सी? लाल, पीली, भूरी मिट्टी, खारी मिट्टी, लाल, पीली, रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी, आपकी कौन सी? लाल, भूरी मिट्टी, लाल, भूरी, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। और एक और है आपकी कौन सी? पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया कि कितने हिस्सों में? 9 भागों में राजस्थान की मिट्टी को वर्गीकृत किया गया। किसके आधार पे? उसकी प्रधानता, उपलब्धता और कृषि की विशेषताओं के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया गया। रेतीली मिट्टी से देखो समझ में आ रहा है कि रेतीली मिट्टी जैसे राजस्थान के क्या है, लगभग आपके जैसे 61% भाग पे मैंने बताया था कि शुष्क क्षेत्र है वो फैला हुआ है। तो इसी क्षेत्र के अंदर आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली मिट्टी के अंदर अगर देखा जाए तो वहां पे क्या है, तापमान तो क्या होता है, अधिक होता ही है। वहां पे वर्षा की कमी पाए जाने के कारण वहां पे क्या होता है, तापमान की अधिकता के कारण वाष्पीकरण है वो ज्यादा होता है। किसके कारण? आपका तापमान की अधिकता के कारण। तो इस तरीके से मृदा का जो वर्गीकरण है वो सामान्य रूप से ये है। और इसकी जो
चर्चा है वो अपन क्या है अगले टॉपिक में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।